गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सरस्वती शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे। इसकी पिछली क्लास में हमने आपसे इतिहास के विषय पर चर्चा किया था कि इसका सिलेबस क्या क्या है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था, मौर्यकाल। आज हम मौर्यकाल के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, इसके जस्ट पहले उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था षोडश महाजनपदों के बारे में। आप लोगों ने अच्छे से उसका अध्ययन भी किया था कि षोडश महाजनपद क्या था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उन षोडश महाजनपदों में 4 ऐसे जनपद हुए जो कि शक्तिशाली जनपद के रूप में सामने आए, जिनमें सबसे पहला नाम मगध का था, फिर कौशल था, फिर अवंती एवं वत्स। ठीक है, इन चारों में आगे चलकर सबसे शक्तिशाली मगध हुआ। मगध क्या था? मगध कहीं ना कहीं लौह उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी रहा। उसी लौह के कारण मगध क्या हुआ, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया। आपको पता ही होगा कि लोहा क्या हुआ, लोहे के आने से एक क्रांति उत्पन्न हुई, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में रहा हो या चाहे युद्ध के क्षेत्र में रहा हो। ठीक है, तो उसी के तहत मगध एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आता है, जिसमें हम सबसे पहले पाते हैं हर्यक वंश को, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश को, फिर उसके बाद नंद वंश को, जिसमें महापद्मनंद ने उसकी स्थापना किया था और उसका अंतिम शासक घनानंद हुआ। यहाँ तक हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा था। अब इसके आगे का जो टॉपिक हमारा आता है वो मौर्यकाल आता है। इसके जस्ट बाद नंद वंश के बाद जस्ट मौर्य वंश आता है। ठीक है, अब देखते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद का शासन कहीं ना कहीं उस समय उसका शासन बहुत ही कुरीतियों से भरा पड़ा था। ठीक है, और उसका शासन, उसके शासन एवं उसके दुराचार से उसकी प्रजा संतुष्ट नहीं थी। इसका शिकार कहीं ना कहीं चाणक्य भी हुआ, जिसने उसी समय यह ठान लिया था कि हम घनानंद को एकदम से शासन से पदच्युत करके ही रहेंगे। और उसकी मुलाकात एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। जैसे ही वह चंद्रगुप्त मौर्य को देखता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि कहीं ना कहीं यह राजा बनने के योग्य है, और वहीं पे वह निर्णय लेता है कि अब मैं घनानंद को पदच्युत करके चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाऊंगा। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना मगध का, तो उसने किसको परास्त किया? घनानंद को। घनानंद को परास्त करने के बाद वह शासक बनता है, और धीरे धीरे उसने पूरे मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और मगध पर अधिकार स्थापित करने के बाद उसने अपना कदम पूरे भारत को विजित करने के लिए बढ़ाया। ठीक है, एक लेखक, यूनानी लेखक है जस्टिन, जिन्होंने यह उल्लेख किया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना को लेकर लगभग पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, उसके इस कथन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत ही विशाल थी। ठीक है, तो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम की मौर्य वंश में किन किन शासकों ने शासन किया, जिनमें सबसे पहला नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि संस्थापक थे। इनका शासन 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहा। फिर इसके बाद इनके पुत्र हुए, जिनका नाम बिंदुसार था। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर इसके बाद अशोक का शासन आता है, सम्राट अशोक, जिसका नाम आप लोगों ने अच्छी तरह सुन ही रखा होगा। ठीक है, तो सम्राट अशोक का शासनकाल, जो कि 272 ईसा पूर्व में ही गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु क्या हुआ, जैसे ही यह शासन पे बैठे, इनको गृह युद्ध करना पड़ा। मतलब कि
इनको अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त करना पड़ा। ठीक है, तो अशोक ने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक, तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। ठीक, फिर इसके बीच और भी आते हैं शासक जो कि बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध होते हैं। ठीक, और इसका अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। ठीक, तो यह भी एक मौर्य काल के प्रमुख शासक। अब आइए शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसको पॉइंट रूप में देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आइए इसकी एक थोड़ी थोड़ी रूपरेखा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विरुद्ध चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। साम्राज्य क्यों? क्योंकि यह एक राज्य का बड़ा रूप है, बहुत ही विशाल रूप है, इसीलिए यह साम्राज्य कहलाया। ठीक, फिर अगला है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजित हुआ और उससे विजय के उपलक्ष्य में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज के रूप में दिए एवं अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को उसके दरबार में भेजा। ठीक है, फिर अगला है, मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मेगस्थनीज जब भारत आता है उसने इंडिका पुस्तक की रचना किया और कौटिल्य की रचना का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य प्रशासन एवं मौर्य राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला है, मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिखा है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा ली और वह श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में स्थित है वहां पर गए और संलेखना विधि से अपने जीवन को त्याग दिया। देखिए, संलेखना विधि क्या होती है? यह जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि सत्य का लेखा जोखा करना। जब हम अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, जैन धर्म में जब कोई अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो वह इस विधि से मतलब कि खाना पीना सब कुछ त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वही कहलाता है सरलेखना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। फिर इसके बाद आते हैं बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेट्स, वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। यह उसके उपनाम है। इस उपनाम को आप जरूर याद रखिएगा, यह एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से एक पत्र व्यवहार किया। ठीक है, और उस पत्र व्यवहार में बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की। पहला था मीठी मदिरा, दूसरा था सूखी अंजीर और तीसरा था एक दार्शनिक। प्रथम 2 चीज मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को तो उसने दे दिया एवं दार्शनिक को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का खरीद फरोख्त
नहीं होता है। ठीक है, अगला है बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य किसका था? जैन धर्म का, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फिर अगले शासक हुए अशोक। अशोक जो कि बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, अशोक मौर्यों में सबसे महान शासक हुआ। ध्यान दीजिएगा, मौर्यों में सबसे महान शासक हुआ, पर कहीं ना कहीं जो पूरे एक साम्राज्य की स्थापना किया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था, और लेकिन यह महान कहलाया, सबसे महान अशोक कहलाया। इसने कोई अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार नहीं किया, लेकिन अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ किया, अपने साम्राज्य में शांति स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए यह अशोक महान कहलाया। अशोक मौर्यों में सबसे महान शासक हुआ। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया, किंतु उसका राज्य 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्यारोहण से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। मतलब कि जब बिंदुसार राजा था तो उसके काल में अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था। मतलब कि उज्जैन में वह शासन कर रहा था एक राज्य के रूप में। ठीक है, राज्य के शासक के रूप में। अगला है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके इसने विजय प्राप्त की। इस विजय की जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से होती है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह उसकी सबसे महान विजय थी। इसमें उसके लाखों सैनिक हताहत हुए, बहुत सैनिक मारे गए, बहुत सैनिक घायल हुए। इस युद्ध के पश्चात उसका हृदय बहुत द्रवित हुआ। उसको लगा कि हम इस विजय को क्या करेंगे, इस विजय को प्राप्त करके क्या करेंगे, जब हमने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो यहीं से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और कहा जाता है कि इसी के बाद से उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और यहीं से उसने एक अहिंसक नीति का पालन किया और बिना युद्ध किए हुए एक विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, फिर अगला है, अब इसकी जानकारी हमको 13वें शिलालेख से होती है। आपको हम बता दें कि अशोक ने कुल मिला के 13 शिलालेख स्थापित किए। शिलालेख जिससे तात्पर्य होता है, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखा गया लेख वही कहलाया शिलालेख। जैसे इसके काल में स्तंभ लेख भी मिलते हैं। स्तंभ मतलब स्तंभ पर लिखा गया लेख, वह स्तंभ लेख कहलाया। तो इनके शिलालेखों के माध्यम से ही हमको पूरे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस शिलालेख को जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो उसको पढ़ने का कार्य कौन किया? तो उसको पढ़ने का कार्य 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। यह पॉइंट आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला है, कलिंग युद्ध के परिणामस्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। हमने आपको डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही बता रखा था कि कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगीति का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुल 4 संगीतियां हुई। ठीक है, उनमें तीसरी जो संगीति हुई वह सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, तो यह कुल मिला के आपके मौर्य काल से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने आपको बता दिया है। इसके अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे इसके प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन समाज के बारे में। ठीक है, जो छूटेगा इसके बारे में हम अगली क्लास में आप लोगों से चर्चा करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर इस क्लास में कोई त्रुटि होगा तो डिसलाइक करते हुए आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, अन्यथा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।